हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमकेलिवा। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड नेक्स्ट सब टॉपिक। देखो, आयनिक कंपाउंड की बातें चल रही हैं। आयनिक कंपाउंड की पूरी प्रिपरेशन कैसे होती है, कंप्लीट फॉर्मेशन कैसे होती है, मींस बॉर्न हैबर्स साइकिल में आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे बेटा आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है, नंबर वन इज फिजिकल स्टेट। नंबर वन इज फिजिकल स्टेट। क्या फिजिकल स्टेट में आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहा है। ये आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, इसने अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इससे। ऐसी नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के सराउंडिंग में इसने भी अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हमने नाम दिया आयनिक अट्रैक्शन फोर्स या फिर आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड एज सच कोई पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं है जिसमें दोनों एटम ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। बेसिकली बेटा ये सिर्फ एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन टू ऑपोजिट आयंस। अब ये आयंस से आयंस के बीच का अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अल्टीमेटली बेटा इनकी जो फिजिकल स्टेट बनती है वो आपकी सबसे ज्यादा जो टाइट पैकिंग होती है। किसकी सबसे ज्यादा टाइट पैकिंग होती है? सॉलिड कंडीशन। ये सारे के सारे आपके सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है। देखो सॉलिड के अंदर जो पैकिंग होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे के नजदीक होते हैं ड्यू टू स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स। लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाएंगे और गैस में तो पार्टिकल इतने दूर हो जाते हैं कि बीच में इतना स्पेस होता है कि कुछ और भी उसके अंदर आ सकता है। जैसे गैस का मॉलिक्यूल कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अल्टीमेटली उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं होता। तो आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, डिबेट नहीं होंगे टॉपिक से बेटा। इनकी फिजिकल स्टेट सबके साथ नोट कर लो, सॉलिड होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट। अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ही इनके बीपी एमपी के डिसाइड किया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बताओ क्या होंगे बच्चे? इनके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अगर आप कोवैलेंट कंपाउंड से कंपेयर करोगे, हालांकि अभी कोवैलेंट कंपाउंड स्टार्ट नहीं किया बेटा हमने, आगे बताऊंगा आपको। कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत वीक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। बट यहां पर आयन और आयन के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। अल्टीमेटली इनको तोड़ना भी मुश्किल होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन है। एक पॉजिटिव के सराउंडिंग में कई सारे नेगेटिव है, ऐसे एक नेगेटिव के सराउंडिंग में कई सारे पॉजिटिव है। ऐसे अरेंजमेंट चलता रहता है बेटा ये। बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये बहुत पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स है। इसको ब्रेक करना अगर आप कोवैलेंट कंपाउंड से कंपेयर करेंगे तो टिपिकल है, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। अल्टीमेटली इनके जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी होते हैं वो रिलेटिवली हायर होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं बेटा जो है। जैसे आप वाटर की बात करो, वाटर आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है, पता है ना वाटर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, आगे पढ़ाऊंगा आपको सबको बेटा जो है। तो वाटर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, बताओ उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ओनली दिस। 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है, या उसका उल्टा 0 डिग्री पे फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पे पानी बॉईल होना शुरू हो जाता है, मींस वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है अल्टीमेटली। लेकिन आयनिक कंपाउंड की बात करें जैसे NaCl है या KCl है, ये आयनिक कंपाउंड बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है। इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। NaCl का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इवन थाउजेंड्स के आसपास होता है। मैं एग्जैक्टली बीपीएमपी की बात नहीं कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट जैसे आपको बता रहा हूं कि 1000 के आसपास जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अराउंड 800 से 900 के अराउंड जो है, 1000 ही मान लो मोटा मोटा उसको बेटा। और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है इसका।
सो आयनिक कंपाउंड के बीपीज और एमपीज क्या होते हैं? रिलेटिवली हायर होते हैं। बीपीज एंड एमपीज आर हायर देन कोवेलेंट कंपाउंड्स। नोट किया सबने? चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इनकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंडक्शन मींस इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कोई आयनिक क्रिस्टल आपके पास पड़ा हुआ है, ये आयनिक क्रिस्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनफाइनाइट नेटवर्क होता है बेटा इसका, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब एक दूसरे के सराउंडिंग में है। एक नेगेटिव के सराउंडिंग में पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव के सराउंडिंग में नेगेटिव होते हैं। ये इनफाइनाइट नेटवर्क है इसका, जिसको क्रिस्टल का नाम दिया था। दिस इज क्रिस्टल और लेटिस कह सकते हो आप इसको बेटा, क्रिस्टल और लेटिस। ये पूरा एक आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? करंट पास हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखो सॉलिड NaCl अगर आप यूज करो, सॉलिड NaCl मींस आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे नमक है ना घर में पड़ा हुआ है बेटा, उस नमक का ड्राई स्टेट में अगर एक साइड में इलेक्ट्रिक वायर लगाओगे और दूसरे साइड में हाथ लगाओगे, दूसरे साइड में हाथ लगाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपको चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब एक काम करना, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना। तो जब पानी मिला दोगे तो देखना बहुत मजा आने लगेगा बेटा। जो मजा आने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, आपको करंट फील होगा। सो आयनिक कंपाउंड ड्राई स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्शन नहीं करते, क्योंकि क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? कौन कंडक्ट करेगा? यहां पर कंडक्शन का काम है इन आयंस का। जब तक ये आयंस से फ्री नहीं होंगे, ये आयंस एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, ये आयंस एक दूसरे से बाउंड है, अट्रैक्टेड है। तो जब तक ये अट्रैक्शन फोर्स इनका वीक नहीं हो जाएगा, तब तक ये फ्रीली इधर से उधर नाच नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, ये आपके कंडक्शन का काम नहीं कर सकते। सो सॉलिड स्टेट में पैकिंग इतनी टाइट है कि कोई कंडक्शन नहीं हो सकता। सो इन सॉलिड स्टेट देयर इज नो कंडक्शन, इन सॉलिड स्टेट नो कंडक्शन। लेकिन अगर इनको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, मींस इनका सोल्यूशन तैयार कर दिया, या इनको मेल्ट करा दो, मींस मोल्टन स्टेट की बात करें, तो मेल्ट करा दोगे तब भी क्या होगा बेटा कि अल्टीमेटली आयंस थोड़ा दूर हो जाएंगे। ये पानी में मिला दोगे तो पानी का काम क्या होता है पता है? पानी के अंदर एक पावर होती है जिसको डाइलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है, सुना होगा सबने। जो है पानी की जो डाइलेक्ट्रिक पावर होती है, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर देती है, कमजोर कर देती है, जिससे आयंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो हमारा अल्टीमेट एम है आयंस को सेपरेट करना। सो आयन सेपरेट बस दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो इसको मेल्ट करा दो या वाटर में डिसॉल्व करा दो बेटा। सो अल्टीमेटली कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state, or you can say solution phase और solution state। इस कंडीशन में कंडक्टिविटी यस होना शुरू हो जाएगी। आगे बात समझ में आपको? ये भी एक पॉइंट है, एक प्रॉपर्टी इनकी बेटा, नोट कर लिया सबने कंडक्टिविटी से रिलेटेड पॉइंट। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं बेटा, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि किसका ज्यादा किसका कम होगा, ठीक है? जस्ट एक प्रॉपर्टी नोट करते चलो कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ज्यादा डिटेल डिस्कशन तो कभी इनऑर्गेनिक पाएगा, वहां पर बात करेंगे भाई किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी कम। ओके चलो आगे बात करते हैं बेटा। 3 प्रॉपर्टीज होगी इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, आइसोमेरिज्म। जानते हो आइसोमेरिज्म? सुना है बेटा कहीं पर? हो सकता है आइसोमेरिज्म का भी आप लोग को आइडिया नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म का डिटेल समझोगे, मैं जस्ट ऐसे बता देता हूं, समझ में शायद नहीं आ पाएगा बेटा। आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना कि एटम्स का अरेंजमेंट बदल जाता है, स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, अपने बॉन्ड की डायरेक्शन बदल देते हैं या बॉन्ड को इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, आप ऐसे कह सकते हो। मतलब मैं जस्ट कैजुअल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्चुअल डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सही से आपको ऑर्गेनिक भी समझ पाएगा।
सो एटम इधर उधर चले गए, बॉन्ड का डायरेक्शन इधर उधर बदल गई तो उससे आइसोमेरिज्म हो जाती है। मींस एक ही स्ट्रक्चर को कई तरीके से लिखने के तरीके होते हैं, हमको अलग अलग स्ट्रक्चर्स पैटर्न बन जाते हैं उसके। अब आयनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, कि इसमें तो आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। अरे आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना बेटा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है ये आपका। कैसे कह रहा हूं मैं ये भी, अरे भाई ये कैटायन है आपके पास, ये एनायन है आपके पास, ये एनायन यहां पर है तभी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये एनायन यहां पर होगा तब भी इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये एनायन यहां होगा तब भी इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मींस ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये कैटायन और ये एनायन सिर्फ ऐसे होंगे तभी आयनिक बॉन्ड बन पाएगा। अगर ये कैटायन और ये एनायन है तो अल्टीमेटली यहां से भी आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये एनायन यहां पर ये कैटायन है तो तब भी आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन है, दो अलग अलग आयंस के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा किसी भी आयन के सराउंडिंग में सारी डायरेक्शंस में जा रहा है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। तो जब बॉन्ड की कोई डायरेक्शन ही नहीं है बेटा तो उस डायरेक्शन को चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मींस आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड में नहीं होती है। सीधे सीधे याद रखो कि आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होती है। अभी आइसोमेरिज्म का सही से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, वो बाद में कभी बात कर लेंगे। सो दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म नो, आइसोमेरिज्म नो मींस दे, आप पूरा स्टेटमेंट लिख लेना बेटा, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी बताने जा रहा हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनके बारे में बताने जा रहा हूं बेटा। वो क्या चीज है, आयनिक कंपाउंड की सॉलिडिटी। थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में। अब मैं सारे कंपाउंड की सॉलिडिटी तो नहीं डिस्कस करता, बट जनरल जो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। सॉल्युबिलिटी बेटा किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें, सबसे पहले अच्छे, चलो पहले मैं रिजल्ट बता देता हूं कि सॉल्युबिलिटी अगर चेक करनी तो वाटर में जनरली हम चेक करके देख रहे हैं कि ये पानी में डिसॉल्व हो पाएंगे, पानी में सॉल्युबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सीधे से कहानी ये होती है बेटा कि जिन कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है तो पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ये आपको सभी को पता है बेटा। आयनिक कंपाउंड आयन बने। आगे आप कोवलेंट कंपाउंड भी पढ़ोगे बेटा, यहीं पर एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। कोवलेंट कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड और दूसरा होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर, मोटा मोटा ऐसे समझ लो बेटा कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव टाइप का डाइपोल बन जाता है, दो पोल बन जाते हैं, तो इनको पोलर बोलते हैं। एक्चुअली पोलर कंपाउंड एक तरह से कहना चाहिए आयनिक कंपाउंड का छोटा भाई है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। जो आयनिक कंपाउंड में 100% चार्जेस होते हैं, कैटायन और एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव, बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है आपका। सो जिन कंपाउंड में ऐसी सिचुएशन बन जाए पॉजिटिव नेगेटिव या इस टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए बेटा, ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर खुद में पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर बना के रखता है। इसमें H पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है। ये भी आपके कैसा होता है, ये पोलर होता है। अब ये लिक्विड है तो इसको आप बोल सकते हो पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट होता है। ऐसे वाटर के जैसे और भी पोलर सॉल्वेंट होते हैं, अब उतना नहीं बता रहा, अभी कंफ्यूज होगा क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड आपको नहीं पता है। वाटर इज ऑल्सो कोवलेंट कंपाउंड बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। तो वाटर में जिसको डिसॉल्व कराना है वो कंपाउंड खुद में ऐसा होना चाहिए, तो कंपाउंड का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा और कंपाउंड का नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली जो डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड या पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। हालांकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड पे एग्जैक्टली वर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा स्टेटमेंट, बट नॉर्मली हो जाते हैं आपके जो। तो आप सीधे सीधे इसमें आप लिख लीजिए बेटा कि आयनिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस आर सॉल्युबल इन polar solvent like water, polar solvent like water, so they can be dissolved, they are soluble in water। solubility की बात समझ में आई।
अब ये सॉल्युबिलिटी के बारे में अब मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैंने एक आपको पहले रिजल्ट बताया कि सॉल्युबल है या नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी की बात आएगी कि वाटर में यस दे आर सॉल्युबल, यस दे आर सॉल्युबल। अब देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी अगर कंपेयर करानी हो, चेक करनी है, तो बेसिकली किन किन बातों पर डिपेंड करती है। कोई एक आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NaCl की बात करता हूं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं NaCl। देखो सबसे पहले काम क्या होता है बेटा, जैसे आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पहले वाटर का डाइइलेक्ट्रिक पावर आयन को सेपरेट करेगा। आयन जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। कंपाउंड एज सच डिसॉल्व नहीं हो सकता, पहले आयन को तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, दूर भगा दो एक दूसरे से। सबसे पहला स्टेप होता है इसका आयनाइजेशन, मींस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये सेपरेट हो गए। सेपरेशन या आयनाइजेशन कुछ भी कह सकते हो। हालांकि इस स्टेप को टेक्निकली कहा जाता है लैटिस स्टेप। लैटिस स्टेप का मतलब ये बेटा कि ये पूरा NaCl का लैटिस है आपके पास। दिस इज द NaCl लैटिस। क्रिस्टल को लैटिस बोलते हैं बेटा। इस लैटिस को ब्रेक डाउन कर रहे हो आप, आयंस में आयन सेपरेट कर रहे हो। सो नेचुरली आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो इस प्रोसेस में जो हीट प्रोवाइड होती है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। इट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी पढ़ाया था भाई मैंने आपको बेटा किसी प्रीवियस टॉपिक में भी, इसी के आयनिक कंपाउंड में। जब मैं बॉर्न हेबर साइकिल बता रहा था वहां पर भी लैटिस एनर्जी बताया था। वहां पर जो आयन के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनाया था और समझाया था कि दोनों डायरेक्शन को लैटिस एनर्जी कहा जाता है, चाहे कंपाउंड को ब्रेक करना हो चाहे आयंस को मिलाकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी हो। सो कंपाउंड को ब्रेक करें तो बेटा आपको फोर्स मींस आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इस एनर्जी को क्या नाम दे दिया हमने, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है स्टेप नंबर 1। कभी भी आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड को तो सबसे पहला स्टेप होता है लैटिस एनर्जी का स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, अब ये जो आयंस बन गए बेटा, अब ये अल्टीमेटली पानी में जाके डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, मींस डिसॉल्व हो जाएंगे। कैसे भाई, ये Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव ये वाटर के आयंस को, वाटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी नॉट आयन, वाटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। वाटर को मैंने AQ एक्वस भी लिखते हैं बेटा। और अल्टीमेटली ये जो आयन है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में यहां पर गैसियस स्टेट में होता है। ये सॉलिड है, ये तो सॉलिड है। सॉलिड को ब्रेक करके आयंस को सेपरेट करना है बेटा, तो ये आयंस अपनी गैसियस स्टेट में आ जाते हैं आपके। इसी तरीके से Cl निगेटिव है, Cl निगेटिव वाटर को अट्रैक्ट करेगा और ये भी जो है वेट स्टेट में चले जाएगा, एक्वस स्टेट में चले जाएगा। ये तो केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन बेसिस पे बात होगी। भाई फिजिकली हो क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। चलो मैं समझाता हूं कैसे होता है। देखो ये है Na पॉजिटिव बेटा। इस पॉजिटिव के सराउंडिंग में वाटर के कई सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, वाटर को भी बताया था पोलर होता है, उसमें O नेगेटिव और H पॉजिटिव होता है। इसके सराउंडिंग में वाटर का O नेगेटिव आ जाएगा। O नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गया, वाटर का O नेगेटिव आ जाएगा। वाटर का O नेगेटिव इस कैटायन से अट्रैक्ट हो गया, वाटर का O नेगेटिव इसके सराउंडिंग में आ जाएगा। O नेगेटिव इसका कैटायन से अट्रैक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारे वाटर पार्टिकल से सराउंडिंग में आ जाएंगे। तो जैसे ही वाटर पार्टिकल ने इसको घेर लिया अल्टीमेटली ये पानी में डिसॉल्व हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता। अब ये जो सेम चीज होती है Cl नेगेटिव के साथ, जो एनायन आपका तैयार हुआ है। Cl नेगेटिव जो है सेम काम ये कर रहा है। Cl नेगेटिव है, इस Cl नेगेटिव के सराउंडिंग में आपके वाटर पार्टिकल्स आ जाएंगे। Cl नेगेटिव के सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे भाई, वाटर के अंदर H पॉजिटिव सेंटर भी होता है, तो इस समय जो H पॉजिटिव इमीडिएटली इसके सराउंडिंग में आ जाएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव बेटा, H पॉजिटिव इसके इमीडिएटली सराउंडिंग में आ जाएगा। H पॉजिटिव वाटर का जो है इसके सराउंडिंग में आ जाएगा। इस तरीके से Cl नेगेटिव डूब जाएगा, डूब जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब इस स्टेप को क्या कहा जाता है, ये स्टेप टेक्निकली कहलाता है हाइड्रेशन स्टेप या सॉल्वेशन स्टेप। जनरली कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो सॉल्वेंट में जो पूरा डिसॉल्व हो गया डेट इज सॉल्वेशन, एक्वस आयन बन गया भी सॉल्वेशन हो गया। स्पेशली बेटा वाटर को आप सभी को पता ना हाइड्रा बोलते हैं, तो अगर वाटर स्पेसिफिकली सॉल्वेंट है तो इसके लिए आप हाइड्रेशन वर्ड यूज कर सकते हो।
अदरवाइज किसी और जनरल सॉल्वेंट के लिए आप खाली सॉल्वेशन वर्ड यूज कर सकते हो। सो यहां पर इन दोनों आयन का क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया। अब देखो बेटा, जब ये हाइड्रेशन होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भाई पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन लग रहा है तभी तो ऐसा हो रहा है। सो इस अट्रैक्शन प्रोसेस में बेटा एनर्जी रिलीज होती है। इस अट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। यहां भी एनर्जी रिलीज हो रही है, जितना वाटर पार्टिकल इसके अट्रैक्ट हो रहा है अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इस रिलीज्ड एनर्जी को हमने नाम दिया है हाइड्रेशन एनर्जी। मींस इस स्टेप का पूरा नाम रख देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी स्टेप, हाइड्रेशन एनर्जी। ये एनर्जी रिलीज होती है, याद रखना। और प्रीवियस जो स्टेप था बेटा आपका, जो अभी मैंने लेटेस्ट एनर्जी वाले स्टेप बताया था, इसमें एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ी थी। यहां पर रिलीज हुई है, यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो रही है। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है और यहां पर हमें प्रोवाइड करनी पड़ी थी। तो ये दो स्टेप का कॉम्बिनेशन तैयार होगा, रिजल्ट तैयार होगा, वो बताएगा कि ये सॉल्युबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब देखो कैसे भेजे, हम क्या चाहेंगे, एक जनरल बात है, हमारे थ्रू जो एनर्जी जा रही है किसी दूसरी चीज के लिए, वो एनर्जी कम से कम, मीन्स हम ये चाहते हैं कि भाई हमें कम से कम फोर्स या एनर्जी लगाना पड़े, काम बन जाए। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए, लेटेस्ट एनर्जी देने वाली एनर्जी, कंपाउंड को जो एनर्जी हम दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम इट शुड बी लो एज पॉसिबल। अगर काम अच्छा करना है, मीन्स सॉल्युबिलिटी अच्छी बनानी है। अरे सीधी सी बात है, आयनिक कंपाउंड का अगर तोड़ना ही मुश्किल हो गया, टूट ही नहीं रहा, तो अरे सॉल्यूशन की तो बात बाद में आती है, सॉल्वेशन की बात तो बाद में आती है। तो सबसे पहले होना चाहिए कि जो आयन से वो इजीली सेपरेट हो जाए। इजीली सेपरेट होने का मतलब कम एनर्जी देनी पड़े, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। अब दूसरे स्टेप में आते हैं बेटा, दूसरे स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है, मींस हमें मिल रही है इस कंपाउंड से या इस प्रोसेस से हमें मिल रही है, ये तो अच्छी बात है। हमें जो चीज प्रोसेस से मिलेगी अच्छी बात है। सो हम ये चाहेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी हाई एज पॉसिबल फॉर इफेक्टिव सॉल्युबिलिटी। तो इन दोनों का रिजल्ट बनेगा, ये है देने वाली एनर्जी और ये रिलीज होने वाली एनर्जी। सो कहानी ये बोलती है बेटा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रिलीज एनर्जी है उसकी वैल्यू प्रोवाइडेड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तब प्रोसेस इजीली आगे कैरी हो पाता है। नहीं तो उस प्रोसेस में कैरी होने में बहुत मुश्किल आती है, जनरली नहीं कैरी हो पाता, प्रोसेस बन ही नहीं पाता। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी बनानी है आयनिक कंपाउंड की, तो सीधी सी बात यह बेटा कि रिजल्ट इसमें यह निकला है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है इट शुड बी हायर देन लेटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी मींस रिलीज होने वाली एनर्जी जो हमें मिल रही है प्रोसेस से, वो एनर्जी जो है, हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोसेस को, उससे ज्यादा होनी चाहिए। तब कंपाउंड क्या बनेगा, सॉल्युबल बनेगा। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। यानी बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट टर्म है, यानी इतना इजी नहीं है आयनिक कंपाउंड के सॉलिडिटी को चेक करने की। हमने जनरल बोल दिया कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो मैंने जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था वो जनरल स्टेटमेंट था कि इन जनरल आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन दुनिया के सारे आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी उसको ओवरकम नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन है तो सॉल्युबल है। अब मान लो कि कंडीशन ये आ गई आपके पास कि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लेटिस एनर्जी से कम हो गई, तो क्या बोलोगे इस कंडीशन में? सीधी सी बात है कि सर आप ही बता रहे हो कि इनसॉल्युबल होगा। मैं इसमें करेक्शन कर दूं अगर मैंने ऐसा बोला तो बेटा, इसमें क्या होता है, कंपाउंड मे और मे नॉट बी सॉल्युबल। यस, यहीं पर बुक में थोड़ा गलतियां लिखी हुई है बेटा, मे और मे नॉट बी सॉल्युबल, ये 100% श्योरिटी के साथ अभी नहीं बोल सकते। इसमें तो श्योरिटी है आपकी कि ये पक्का सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी कुछ कंपाउंड ऐसे देखे गए जो सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए सिर्फ दो ही स्टेप जिम्मेदार नहीं होते, जो मैं यहां हाइड्रेशन और लेटिस स्टेप आपको बता रहा हूं। कुछ और भी बातें हैं बेटा। वो बात कब आपको समझ में आएगी, जब आप इससे आगे के चैप्टर एक आता है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मेरी लाइव क्लासेस में चल रहा है बेटा। बेटा आपको पहले एक बात बोल दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरी लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया बेटा, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो, कोई चार्ज नहीं है उसका।
इवनिंग में क्लासेस होती हैं आपकी जो है, और अभी उसमें थर्मोडायनेमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। गैसियस स्टेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे एक जितने भी चैप्टर्स हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, सारे चैप्टर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट भी आपको देता हूं जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाता है बेटा। मंथली टेस्ट भी होते हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक बेटा वो क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, वो क्लासेस जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए बेटा, ठीक है। सो कहानी ये आ रही कि भाई ये कैसे समझ पाएंगे, तो मैंने क्या बोला कि बेटा ये अभी नहीं बता पाऊंगा जब तक आपको थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ जाता। थर्मो चैप्टर के अंदर एक छोटा सा एक टर्म आता है, गिब्स फ्री एनर्जी। अभी नहीं समझ पाएगा, जिसको पता है वो समझ सकता है। जब तक गिब्स फ्री एनर्जी इस सिस्टम के इस प्रोसेस की नहीं चेक करोगे तो यू कांट से कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। तो ऐसे में तुरंत ये मत लिख देना कि नहीं सॉल्युबल होगा, इट मे और मे नॉट बी सॉल्युबल। हाँ, मोस्टली जो है वैसे नॉट सॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। क्योंकि क्या है ना बेटा, सिर्फ ये नहीं कि हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, ये भी देखना पड़ेगा कितना कम हुआ है। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो कुछ और फैक्टर होते हैं जो कि उसको मैनेज कर लेते हैं और सॉल्युबल बना देते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करने जाता हूं बेटा, कि सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड की देखनी है तो कैसे देखनी है आपको हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये बता दूं कि भाई लेटेस्ट एनर्जी सर हम कैसे कंपेयर करेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी अलग अलग कंपाउंड की कैसे कंपेयर की, आपस में नहीं बात कर रहा हूं, अभी अलग अलग कंपाउंड की कैसे कंपेयर की जाएगी। तो एक सिंपल एक ब्रीफ आइडिया आपको देता हूं। देखो कैसे लेटेस्ट एनर्जी की अगर बात करनी तो हम थोड़ा लेटेस्ट एनर्जी के डिटेल में चल सकते हैं। लेटेस्ट एनर्जी के डिटेल में टॉपिक मेन सॉलिबिलिटी का चल रहा है बेटा, कोई बात नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा लेटेस्ट एनर्जी भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो लेटेस्ट एनर्जी का मतलब है आयन में ब्रेक करना। जैसे ये आयनिक कंपाउंड है तो इसको आप आयंस में ब्रेक कर रहे हैं, कैटायन अलग हो गया, एनायन अलग हो गया, ये एनर्जी आप प्रोवाइड करें, जिसको लेटेस्ट एनर्जी का आपने नाम दिया बेटा, ठीक है। सो लेटेस्ट एनर्जी जो है बेसिकली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयन के बीच में। ये आयंस थे, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसको आपने आयनिक बॉन्ड का नाम दिया है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? अरे चार्ज सिस्टम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होगा सबको, इसका फॉर्मूला ये होता है पहला चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, उसी का तो फॉर्मूला लिखा है मैंने बेटा। सो कहानी ये बोलती कि भाई चार्ज का वैल्यू जितना जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग हो जाएगा। या फिर उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जैसे दोनों आयन से बेटा, ये कैटायन है आपके पास और ये एनायन है आपके पास। तो कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है ये डी, ये इसको मैंने यहाँ पर आर दिखा है, चेंज कर देता हूं इसको मैं आर कह रहा हूं बेटा। सो ये जो आर है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जितना कम होगा मीन्स जितना नजदीक होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा है। मीन्स इसका कम होना अच्छी बात है और इन दोनों का ज्यादा होना अच्छी बात है। तो आपको दो चीजें हमेशा देखनी है अगर आगे कि भाई आयनिक कंपाउंड बताओ कि किस आयनिक कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है या किसकी कम है। क्या देखोगे? सबसे पहले चार्ज देखना और दूसरी चीज उनके बीच का डिस्टेंस। अब देखो उनके बीच का डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? ये दो आयन है आपके, आयनिक कंपाउंड है। एक और आयनिक कंपाउंड इसके ऊपर बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्या लग रहा है कि सपोज ये R1 है और ये R2 है आपके पास, दिस इज R1 और दैट इज R2। सो R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा? जस्ट इस फिगर को देखकर बताओ ऐसे ही आप जो R2 छोटा होगा ना, R1 बड़ा होगा। मीन्स जितना बड़ा साइज होगा, जितना आयन का बड़ा साइज होगा, बीच का डिस्टेंस भी उतना ज्यादा होते जाएगा। सो ये जो चीज है बेसिकली ये साइज फैक्टर है। अब हम पीरियोडिक टेबल में चल जाएंगे, नहीं तो जनरली इतना पता होगा सबको कि टॉप टू बॉटम आने में साइज बड़ा होते जाता है, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज कम होते जाता है। तो साइज जितना बड़ा होगा आयंस का, अल्टीमेटली ये आर का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और आर का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये बात लिख लेना बेटा कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फोर्स चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज जितना ज्यादा होगा अच्छी बात है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे लेटेस्ट एनर्जी बन रही है
वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयंस। तो आयन का साइज जितना छोटा होगा अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मींस लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सीधे सीधे चलो एग्जांपल देता हूं बेटा, सीधे एग्जांपल की बात करते हैं। आई होप ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो बेटा वीडियो को एक बार जो है रिवाइंड करके देख लेना और इसको नोट कर लेना। देखो इस पे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सपोज करो मैं डाउन द ग्रुप कुछ कंपाउंड ले रहा हूं, LiCl, NaCl, सॉरी LiCl, NaCl, KCl, RbCl, ये एक ग्रुप के मेंबर लिए, सब में Cl तो कॉमन कर दिया मैंने, बट अगर कैटायन को ध्यान से देखिए Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Rb पॉजिटिव, ये सब आपके ग्रुप नंबर 1 के मेंबर है। पीरियोडिक टेबल का आइडिया है ना बेटा, वैसे आगे उसकी भी वीडियो दूंगा मैं आपको जो। सो जैसे से आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे ये Li पॉजिटिव का साइज है, ये Na पॉजिटिव का साइज है, ये K पॉजिटिव का साइज है, और अल्टीमेटली जो Rb पॉजिटिव होता है इसका साइज और बड़ा हो जाता है। तो जैसे से साइज बड़ा होते जा रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मींस इसका और Cl, ये Cl है यहां पर, इसके साथ ये Cl लगा हुआ है, इसके साथ यहां पर ये Cl लगा हुआ है, इसके साथ यहां पर ये Cl लगा हुआ है। देखो सीधी सी बात है कि इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये R जो हाईएस्ट हो जाएगा, ये हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा साइज का है। इट हैज मैक्सिमम साइज इन चारों में, इट हैज मैक्सिमम साइज। लास्ट का मैंने सीजियम लिखा नहीं, उसको भी लिख सकते हो आप, नहीं तो सीजियम आ जाएगा बेटा फिर ऊपर। सो इट हैज मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम साइज है तो R हाईएस्ट होगा, तो मींस इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका जो लेटिस एनर्जी या फिर यू कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, वीकेस्ट होगा, सबसे कमजोर होगा। अरे R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, लिखा था ना अभी आपको, इसकी लेटिस एनर्जी सबसे कम। तो डाउन द ग्रुप देखो लेटिस एनर्जी क्या हो रही है, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, इस कंपाउंड की लेटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी, लेटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी, और इस कंपाउंड की लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम हो जाएगी इन चारों एग्जाम्पल के अंदर। मींस डाउन द ग्रुप जाने में जब एक ही ग्रुप के आयंस आप लेते हो तो लेटिस एनर्जी जो है डिक्रीज करती है। समझ में आ गई बात। ऐसे ही आप सपोज करो कि भाई आपके पास, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक और एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं। बात वही है, वैसे सेम ही टाइप के एग्जांपल है आपके पास, जैसे LiF, अब आ गया LiCl, LiBr और LiI। अभी मैंने क्या काम किया, मैंने एनायन को चेंज कर दिया है, एक ही बात है। अब कैटायन को फिक्स रखा है। तो डाउन द ग्रुप आपको पता है बेटा कि साइज इसका क्या होगा, इसका साइज जो है बिगेस्ट होगा, इसका साइज जो है मैक्सिमम है, हाईएस्ट साइज है इसका। तो अल्टीमेटली इसकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, इसकी लेटिस एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। सो डाउन द ग्रुप जाने में लेटिस एनर्जी डिक्रीज करती है। क्लियर हो गया बेटा जो है, इस तरीके से। एक मैं चार्ज का एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं, एक चार्ज का एग्जाम्पल भी बता देता हूं। क्योंकि चार्ज क्या, चार्ज और साइज फैक्टर दोनों देख लेते हैं। एक है हमारे पास LiCl कंपाउंड और एक है हमारे पास MgCl2 कंपाउंड, ये हमारे पास देखो। अब क्या होगा भाई, यहां पर देखो, इसमें Li पॉजिटिव, Cl तो दोनों में सेम रखा है मैंने, Li पॉजिटिव, और इसके अंदर है Mg2 पॉजिटिव। अगर आप साइज की बात करेंगे बेटा, तो साइज के हिसाब से तो यहां पर आंसर थोड़ा गलत होने के चांस है, गलत होने के चांस है। साइज की बात करेंगे तो अल्टीमेटली इसका साइज छोटा है आपके पास। लेकिन देखो बेटा यहां पर एक और चीज हो रही है, यहां पर चार्ज भी चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है, दोनों बातें चेंज हो रही है। जरा ध्यान से सुनना, इस एग्जाम्पल में इन दोनों के बीच में चार्ज और साइज दोनों बदल रहा है, चार्ज और साइज दोनों बदल रहा है। सो अल्टीमेटली अब कैसे पता लगाओगे आपकी किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे बेटा कि देखो ये आपके पास कितना है, डबल पॉजिटिव है, और ये कितना आपके पास सिंगल पॉजिटिव है। चार्ज 1 का सीधे 2 डबल हो गया, तो यहां पर चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर साइज देखो ना बेटा, साइज में इतना डिफरेंस नहीं आता।
अगर आप थोड़ा सा ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉइंट्स में साइज का डिफरेंस आता है, लेकिन चार्ज तो एकदम से 1 का 2 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन जब आ जाए कि भाई दोनों चीजें लग रही हैं, तो आप उस कंडीशन में चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे, चार्ज विनर होगा। चार्ज इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। इसके बेसिस पर आप आंसर निकालेंगे। तो इसका चार्ज ज्यादा है तो अल्टीमेटली इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के बीच में ज्यादा होगा, मींस इसकी लेटिस एनर्जी हायर हो जाएगी। तो जिसके अंदर चार्ज ज्यादा है उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए। आई होप कि बेटा लेटिस एनर्जी मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दी है। ऐसी हाइड्रेशन एनर्जी कभी किसी दिन इनऑर्गेनिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे, डाउन द ग्रुप जाने में हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होता है। वैसे हाइड्रेशन एनर्जी भी सब यही कहानी है। हाइड्रेशन एनर्जी भी बेसिकली आयन और वाटर के बीच का अट्रैक्शन है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेम दोनों पॉइंट लगेंगे बेटा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा अल्टीमेटली हाइड्रेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। मोटा मोटा सीधे आप ये लिख लेना, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी चलो मैं लिखवा देता हूं आपको। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए सीधी सीधी बात ये बेटा कि इट इज ए प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा होगा ये उतनी ज्यादा होगी, या चार्ज जितना बड़ा होगा ये उतनी ज्यादा हो जाएगी। सेम जैसे लेटिस एनर्जी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी में भी क्या हो रहा है बेटा, ये आयन बेसिकली वाटर के अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा हाइड्रेशन, उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। तो ये भी इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड करती है। सो इस तरीके से बेटा आप किसी का लेटिस एनर्जी कंपेयर कर सकते हो या हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी वो कंपैरिजन आपको नहीं बताया बेटा, बहुत क्लियर कर रहा हूं, देखो कंफ्यूज मत होना कि सर लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में आपस में हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये इसका ज्यादा या इसका कम है तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा नहीं होगा। ये सारी बातें, कुछ बातें तो इनऑर्गेनिक के लिए छोड़ दो बेटा, कुछ बातें खाली रिजल्ट छोड़ने को बोला है मैंने आपको। इसमें मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं कि डाउन द ग्रुप आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि भाई कौन सी एनर्जी ज्यादा है आपकी। सो ठीक है बेटा, आज का टॉपिक यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हमने बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। आयनिक कंपाउंड का ये कंक्लूजन था। आज आयनिक कंपाउंड का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर्स, और धीरे धीरे कहानी को आगे लेके चलेंगे। थोड़ा सा बेटा वीडियो अपलोड होने में टाइम लग गया, थोड़ा काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है बेटा। सो मैं ट्राई करूंगा कि जितना जल्दी जल्दी हो जाए इस केमिकल बॉन्डिंग को आपका कंप्लीट करा दूं। सो क्लासेस जरूर ज्वाइन करते रहिए बेटा जो। ओके, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।